नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 2014 में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री की पहली बार शपथ ली तो उनकी सरकार में 26 मंत्री उनसे सीनियर थे। अब अगर सीनियर हों तो फिर काम लेना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर चेले हों, भक्त हों, आपके बनाए हुए लोग हों तो फिर सरकार उस्तादी के साथ चलती है, पूरा होल्ड रहता है। तो इस बार जब मोदी जी ने शपथ ली दोबारा तो इस बात का ख्याल रखा, और आज की तारीख में 26 नहीं, सिर्फ तीन ऐसे लोग हैं जो उनसे कहीं ना कहीं सीनियर हैं, और इस तीन में भी एक की छुट्टी होने वाली है। तो दोस्तों, क्या ये देश अब गुजरात लॉबी के हाथ में पूरी तरह से चला गया है? और 2024 के बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सिर्फ दो ही लोग चलाएंगे? और इसका असर क्या होगा? दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत से अहम पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिर किस तरह बीजेपी को कमजोर किया गया, किस तरह से कैबिनेट को कमजोर किया गया, किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डाइल्यूट किया गया, और कैसे एक एक करके जो महारथी थे वो ढेर कर दिए गए। और आज की तारीख में भक्त ही भक्त कैबिनेट में भी बचे हैं। कुछ अपवाद हैं और उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सीनियर लीडर्स की कमी है, काबिल नेताओं की कमी है, या फिर देश में अच्छे अर्थशास्त्रियों की कमी है, पॉलिसी मेकर्स की कमी है, देश में काबिलियत की कमी है। ऐसा नहीं है, लेकिन जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत अमित शाह ने, मोदी जी ने धीरे धीरे जो सीनियर लीडर्स थे, जो टैलेंटेड लोग थे, उनको हाशिए पर धकेलना शुरू किया। और इसीलिए उन्होंने जब 2019 में शपथ ली तो जो सीनियर्स की संख्या 2014 में 26 थी, उसको घटा के 14 कर दिया। और अगर आप आज की मौजूदा स्थिति देखें मोदी जी की कैबिनेट की, तो 14 नहीं, 26 नहीं, सिर्फ 3 ऐसे नेता हैं जो वाकई सीनियर हैं और जिनसे चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, थोड़ा थोड़ा असहज हैं। नंबर 1 पर नितिन गडकरी हैं, पुराने नेता हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे। राजनाथ सिंह 90 के दशक से मंत्री कल्याण सिंह के टाइम पे कई बार बीजेपी के अध्यक्ष, वाजपेयी के सरकार में एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह सीनियर हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी भी वाजपेयी सरकार में वो मंत्री थे, और आप कह सकते हैं कि 90 के दशक से राजनीति कर रहे हैं। अडवाणी जी के और अटल जी के दोनों के बड़े करीब रहे, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब मुख्तार अब्बास नकवी का नंबर आ गया है, क्योंकि राज्यसभा से इस बार उनको टिकट नहीं दिया। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी जी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है जो 2006 में बना कांग्रेस के टाइम पे, उसी को ख़त्म करते हैं। और वैसे भी मोदी जी ने इस बार MJ अकबर को, ज़फ़र इस्लाम को और मुख्तार अब्बास नकवी, तीनों मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा में टिकट नहीं दिया। खैर, वो एक अलग खबर है, लेकिन मैं इस पर आता हूं कि राजनाथ, नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी, ये 3 सीनियर लीडर हैं इस वक्त, जो संख्या कभी 26 थी। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा विस्तार देखें तो कुछ और भी नेता हैं जो अपमान का घूंट पी के सरकार में, श्रीपद नायक, मैंने इनका जिक्र नहीं किया क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर श्रीपद नायक नहीं है और प्रहलाद पटेल भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। श्रीपद नायक 1999 में वाजपेयी सरकार थी, तब ये गोवा से MP बन के आए थे, और लगातार ये एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार 99 का चुनाव उन्होंने जीता, लोकसभा का 2004 का चुनाव जीता, 2009 का चुनाव जीता, 2014 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव, 5 बार के लगातार MP हैं बीजेपी से। लेकिन इस बार उनका डिमोशन किया गया। वो कहाँ इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर थे आयुष के, और अब एक बहुत ही नए जूनियर मंत्री के वो डिप्टी हैं इस वक्त। श्रीपद नायक को डिमोशन कर दिया गया है, और इसी तरह का डिमोशन प्रहलाद पटेल का किया गया। प्रहलाद पटेल भी सीनियर नेता थे, वाजपेयी सरकार में वो कोयला मंत्री थे, राज्य कोयला मंत्री,
और उनके भी पर कतरे गए, पर कतर के एकदम किनारे कर दिया गया है। अपमान का घूंट पी के डिमोशन हो गया उनका, एक कुर्सी नीचे चली गई उनकी, और वो भी MOS हैं, राज्य मंत्री हैं, जबकि उनसे कई जूनियर नेता उनसे ऊपर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिया। दो और नेता हैं जिनको आप कह सकते हैं टेक्निकली मोदी जी से सीनियर हैं। महेंद्र पांडे जो 1997 में उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे। लेकिन कृषि मंत्री का आपने हाल देखा किसान आंदोलन में, तब लोगों को पता लगा कि कृषि मंत्री के पास पावर ही नहीं है, पावर तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास है। तो इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिया, नरेंद्र तोमर का और महेंद्र पांडे का। और श्रीपद नायक, प्रहलाद पटेल जो मोदी जी से सीनियर है, इनका भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनको डिमोट किया जा चुका है और किसी भी दिन इनको दरवाज़ा दिखाया जा सकता है। वैसे भी इनकी कोई अहमियत नहीं, कोई फाइल इनके पास नहीं जाती है। एक और नेता है जो सीनियर हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया, वो है नारायण राणे। लेकिन नारायण राणे शिवसेना कोटे से थे, बाद में शिवसेना से झगड़ा हो गया। 1999 में मोदी जी से और अमित शाह से काफ़ी पहले वो मुख्यमंत्री महाराज जैसे सरकार राज्य के थे वो, लेकिन वो एक आउटसाइडर हैं, उनकी भी कोई हैसियत नहीं है नारायण राणे की, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। मूलतः बीजेपी के 3 लीडर, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी, ये 3 सीनियर्स हैं, जिसमें से एक बाहर जा रहे हैं। अब जो गिनती 2014 में 26 की थी सीनियर्स की, वो 3 पर कैसे आके टिक गई है, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। 5 मंत्री, 5 बड़े मंत्री इस सरकार के, उनसे इस्तीफा लिया गया। जी हाँ, 2021 में उनसे इस्तीफा लिया था मोदी जी ने, और उनको अपमानित किया था। और उन नेताओं में रविशंकर प्रसाद, सीनियर लीडर, वाजपेयी सरकार में ये भी मंत्री थे, इनसे इस्तीफा ले लिया। प्रकाश जावड़ेकर, तकरीबन 30-35 साल का तजुर्बा, सीनियर लीडर, 3-3, 4-4 मंत्रालय इनके पास रहे, अटल जी और अडवाणी के बड़े खास, इनसे भी इस्तीफा लिया गया प्रकाश जावड़ेकर से। संतोष गंगवार, तजुर्बे का कोई सानी नहीं, कोई मिसाल नहीं, बरेली से एक छत्र आप कह सकते हैं लगातार जीतते चले आए संतोष गंगवार, उनसे भी इस्तीफा मांगा गया और किनारे कर दिया, पैदल कर दिया। रमेश पोखरियाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, और 90s में वो आप कह सकते हैं मंत्री भी हो गए थे उत्तर प्रदेश में, जब उत्तराखंड नहीं बना था। मुद्दतों से वो विधायक रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, और अभी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे भी इस्तीफा ले लिया, वो भी सीनियर थे। तो रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल और एक थावरचंद गहलोत, बहुत सीनियर लीडर, 90 के दशक में ही मध्य प्रदेश की राजनीति के फलक पर थे। जब मोदी जी कुछ नहीं थे, मोदी जी समय मांगते थे जब उनसे मिलने के लिए, और उनसे भी इस्तीफा लिया गया और उनको गवर्नर बना दिया कर्नाटक का। तो ये जो 5 मंत्री हैं, इनको भी पैदल कर दिया, इस्तीफा ले लिया गया इनका। और एक और मिनिस्टर जो कहीं ना कहीं मोदी जी को डिक्टेट करते थे, सलाह देते थे, कैबिनेट में थोड़ा बहुत बोलते थे, वो अब नहीं रहे, वो हैं रामविलास पासवान। तो कुल मिलाकर 14 में से अगर आप कह सकते हैं कि 3 वाकई कोई सीनियर लीडर हैं इस वक्त कैबिनेट में, तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी, यानी 26 सीनियर लीडर्स की गिनती 3 पर आ गई है। सच तो ये है दोस्तों कि 2 ही लोग हैं जो अब सीनियर बचे हैं, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। लेकिन अगर हम 2014 का मैं आपको एक हल्का सा रिकैप करूं, रिवाइंड करूं, थोड़ी सी यादें आपकी ताज़ा कर दूं, कुछ नाम मैं पढ़ना चाहता हूं, आपको वो याद आ जाएगा कि वो कैबिनेट कितनी पावरफुल थी। उसमें थे 2014 में राजनाथ सिंह थे, सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री, अरुण जेटली थे, मनोहर पारिक, जी हाँ मनोहर पारिक जो 2000 में गुजरात गोवा के मुख्यमंत्री हो गए थे, गोवा के, वो थे, प्रकाश जावड़ेकर, वेंकैया नायडू, सदानंद गौड़ा, गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उमा भारती, नज़मा हेपतुल्ला, मुख्तार नकवी, रामविलास पासवान, कलराज मिश्रा, मेनका गांधी, अनंत कुमार कर्नाटक के नेता,
वाजपेयी जी के आंखों के तारे कभी रहे वो अनंत कुमार। सुरेश प्रभु वो थे, अनंत गीते शिवसेना के कोटे से, संतोष गंगवार, राजीव प्रताप रूडी, राव इंदरजीत सिंह, विजय गोयल, एस अहलूवालिया, कितनों के नाम मैं लूँ। ये सारे लोग वो थे जो कहीं ना कहीं मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले बीजेपी के क्षितिज पर छाए हुए थे चमकते सितारों की तरह, और ये सितारे धीरे धीरे करके या तो बुझ गए या बुझा दिए गए। अब दोस्तों, काबिल लोग जो वाकई नवरत्न हो सकते थे, सीनियर लोग जिन्हें एक्सपीरियंस है गवर्नर का, उनको किनारे क्यों किया गया? उनकी तो उम्र 75 साल की भी नहीं थी। जावड़ेकर हों, रविशंकर प्रसाद और भी बहुत से लोग, क्यों किनारे किया गया? उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है? दरअसल जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल की जो खासियत है वो ये है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सत्ता सिर्फ एक जगह आकर स्थिर हो जाए, स्थापित हो जाए, एक ही कुर्सी पर। और ये एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी फंक्शनिंग को आप कह सकते हैं उसके जस्ट उलट ये एक थॉट है कि जहां आप कैबिनेट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एक सहमति को साथ लेके चलने की जगह जब निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति करता है, और यही एक डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। गुजरात में 2002 में जब अमित शाह इलेक्शन जीत के आए और उनको मंत्री बनाया गया, उस वक्त उनके पास दर्जन भर पोर्टफोलियो थे, दर्जन भर विभाग थे, और मोदी जी के लिए आप कह सकते हैं कि सारा काम अमित शाह ही करते थे गवर्नेंस का। और 2019 के बाद जब से ये आप कह सकते हैं मोदी 2.0 स्थापित हुए हैं, तो सरकार इसी तर्ज पे चल रही है, जहां एक तरफ मंत्रालयों के सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका पीएमओ है, या फिर अमित शाह हैं। जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, वहाँ या तो आपको मोदी जी मिलेंगे या फिर अमित शाह मिलेंगे। और यहाँ पर किसी और की इतना इंटरफेरेंस नहीं। थोड़ी बहुत कोशिश गडकरी जी ने ज़रूर करी है, आप कह सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर, लेकिन गडकरी जी के 4 मंत्रालय थे, जिसमें से 3 काट के आज सिर्फ उनके पास एक मंत्रालय, सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। 3 मंत्रालय उनसे ले लिए गए। रिसेंट जो मंत्रालय उनसे लिया गया है पिछले रिशफल में, वो एमएसएमई था, यानी लघु उद्योग और मीडियम एंड स्मॉल स्केल माइक्रो जो मिनिस्ट्रीज़ थी, सारा का सारा वो उनसे काम ले लिया गया है। कई और जगह उनके पर कतरे गए हैं, बहुत सी फाइलें जो हैं वो प्रधानमंत्री रिव्यू करते हैं। कुल मिलाकर इसके पीछे मकसद ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पीएमओ चलाएगी, और पीएमओ को जो असिस्ट करेंगे वो अमित शाह करेंगे। यही मॉडल मोदी गवर्नमेंट का गुजरात में था। अब दोस्तों, इसकी बहुत सी फ्लिप साइड है, और उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जब आप सेंट्रलाइज करते हैं पावर को, जब आप पावर को एक सेंटर पर लाके स्थापित कर देते हैं, तो इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र, चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी, इतने स्टेट्स, फाइलें किस तरह से लंबित होती चली आई, फैसले लटकते चले जाते हैं, यहाँ तक कि सेक्रेटरीज की पोस्टिंग्स नहीं होती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीबीआई का डायरेक्टर हो या फिर ईडी का डायरेक्टर हो, फाइलें पेंडिंग रहती हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट में। बहुत से ऐसे फैसले जिस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से जो पॉलिसी है, जो गवर्नेंस है, जो डिसीजन है, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स को आपने पावर नहीं दी। मंत्रालय जो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, आप उसी पूरी थ्योरी को, स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस के, आप उसके विरोध में चले जाते हैं जब आप पावर को एक कुर्सी, एक मेज़ पर सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये तो इस अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूँ। असली मुद्दा ये है कि अगर 2024 में अगर मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो फिर क्या होगा। मेरी कुछ बीजेपी के नेताओं से बात हुई, खासकर वो जो नाराज़ हैं और जो सच बोलते हैं, उनका ये कहना है कि संकेत इस तरह के हैं
कि जिस तरह से जावड़ेकर को बाहर किया गया, रविशंकर को बाहर किया गया, संतोष गंगवार को बाहर किया, थोड़ा सा भी जिसका एक अपना माइंड था, सजेशन था, उसको किनारे कर दिया। 2024 में शायद जो कैबिनेट बनेगी, हो सकता है मुमकिन तौर पे उसमें राजनाथ सिंह और गडकरी, हो सकता है वो भी ना हो। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और अगर ऐसे संकेत हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये देश के लिए, एक जनतांत्रिक सरकार के लिए, एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए, इतने बड़े मुल्क के लिए ये कोई अच्छा फैसला होगा। तो दोस्तों, ये कह सकते हैं कि आज जो मोदी का नया मॉडल है, या यूँ कहें कि पुराना गुजरात मॉडल है, जिसको वो दिल्ली में लेके आए हैं और 8 साल से यही मॉडल चल रहा है, और इस मॉडल में जो पावर है कंसंट्रेट करती चली जा रही है मोदी और अमित शाह इस लॉबी में। इस पर ये वीडियो था। मुझे लगता है कि बहुत से इसमें पहलू हैं जो मैं लाना चाहता था, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ रहा था। इस वजह से उसको क्रिस्प करने के लिए जो चीज़ें छूट गई हैं, मैं अगले वीडियो में, आने वाले दिनों में फिर एक वीडियो इस पर बनाऊंगा और कोशिश करूंगा सहजता से आपको समझाऊं। आज बस इतना ही। एक बार फिर से इस तरह की खबरें, इस तरह की स्टोरीज़ आज के दौर में उस पर कोई हिम्मत भी करता है, किसी का कलेजा भी हो, तो इतना खुलकर बोल पाना, इतना खुलकर वीडियो बनाना, तथ्यों में जाके, फैक्ट्स में जाके आसान नहीं है। और इसलिए मेरी गुजारिश है कि कम से कम आप इतना सहयोग करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, या हमारा और आपका जो विचार है, एक सोच है मुल्क को सही रास्ते पे आगे ले जाने का, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बस इतनी ही गुजारिश है। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट्स अपने ज़रूर भेजें। आज बस इतना ही। नमस्कार।